हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो के पार्ट में आज हम कवर करने वाले हैं फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक है हमारा क्लास 9 से इकोनॉमिक्स की बुक का टॉपिक 4th, जिसमें हम फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के बारे में कवर कर रहे हैं। ओके, तो इससे पहले पुअर्टी के बारे में हमने देखा था। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हमने अपनी एक वीडियो पहले बना ली है। उसमें हमने देखा था कि कैसे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। फूड सिक्योरिटी को जो इंश्योर करने वाले 3 डायमेंशन हैं वो कौन कौन से डायमेंशन है, तो उनके बारे में हम पहली वीडियो के पार्ट में देख चुके हैं। अभी हमारे पास इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट रहेगा कि इंडिया में फूड सिक्योरिटी को हम कैसे इंश्योर करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी को कैसे बनाकर रखेगी इंडिया में। ओके, तो उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो हम अपने आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमने जो कल वीडियो बनाई थी, इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट बनाया था, उसमें जो पार्ट हमने कवर किया है एक बार उसके बारे में हम देख लेते हैं, उसका रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या किया था, और फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो हमने देखा था कि फूड सिक्योरिटी अगर किसी कंट्री में लेके आनी है, अगर हम ये मानेंगे कि एक कंट्री में फूड सिक्योरिटी है, तो वहाँ पर 3 मेन चीज़ें कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। और वो 3 मेन चीज़ें कौन कौन सी है? अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ओके, मतलब जब तक कंट्री में फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड ये तीनों बातें कंप्लीट नहीं होगी, ये तीनों डायमेंशन कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि उस कंट्री में फूड सिक्योरिटी है। ओके, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पुअर या जो वल्नरेबल ग्रुप होता है सोसाइटी का, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि अगर हम पहले से फूड सिक्योरिटी नहीं बनाकर रखते, पहले से हम अरेंजमेंट नहीं करते फूड से रिलेटेड, तो सबसे ज़्यादा जो इनसिक्योर ग्रुप होगा वो होगा पुअर पर्सन, हाउस होल्ड, जो पुअर हाउस होल्ड पर्सन होते हैं वो, और जो वेलनरेबल ग्रुप होता है वो। उसके बाद फूड सिक्योरिटी किस किस पर डिपेंड करती है? पीडीएस सिस्टम पर और गवर्नमेंट पर। पीडीएस सिस्टम मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके बारे में हम आज कवर करेंगे। पीडीएस सिस्टम के ऊपर फूड सिक्योरिटी डिपेंड करेगी और गवर्नमेंट पर भी डिपेंड करेगी। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन इसमें देखा था, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, कि फूड सिक्योरिटी क्या है। जैसे हर इंसान के लिए सांस लेने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमें अपने लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए फूड भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जितना हमारे लिए एयर होती है। ओके, और फूड सिक्योरिटी में हम क्या देखते हैं? 3 डायमेंशन जो होते हैं उसको कंप्लीट करना है। व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी में हम देखेंगे अवेलेबिलिटी, मतलब हमारी पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं उनकी फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके, इतना फूड तो हमारे पास होना चाहिए। अगर कंट्री में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसे बाहर से दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करें। और अगर और को क्या कर सकते हैं कि पहले से पहले जो साल थे उनमें हमने जो स्टॉक किया है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। असेसिबिलिटी में देखा कि जो फूड हमारी कंट्री में है वो हर पर्सन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, इसके बारे में देखना था। अफोर्डेबिलिटी में हमने देखना था कि जो प्राइस होगा, जो मनी होगी, वो इतनी तो होनी चाहिए लोगों के पास कि वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट फुलफिल कर सके। ओके, जैसे ही ये तीनों बातें कंप्लीट हो जाएंगी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और असेसिबिलिटी, ये तीनों डायमेंशन अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम मानेंगे कि उस कंट्री में फूड सिक्योरिटी है। ओके, तो जैसे ही ये तीनों डायमेंशन कंप्लीट होंगे तो हम मानेंगे फूड सिक्योरिटी उस कंट्री में अवेलेबल है। वाई फूड सिक्योरिटी, हमें क्यों चाहिए फूड सिक्योरिटी? तो फूड सिक्योरिटी क्यों चाहिए? हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले से ही प्लानिंग बनाकर चलते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी फ्यूचर में तो उसके लिए हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि फूड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, खाना सबसे ज़रूरी है, तो उससे रिलेटेड भी हम पहले से ही प्लानिंग करके चलेंगे। जो पुअरेस्ट सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो उन पर पड़ेगा। ठीक है,
तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पुअरेस्ट सेक्शन है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, उनके लिए फूड सिक्योरिटी वो पहले से ही बना कर रखे। कम से कम कंट्री में इतना अनाज, इतना फूड तो होना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनकी हेल्प की जा सके। ओके, इसलिए हम फूड सिक्योरिटी पर फोकस करते हैं। अगर कोई नेचुरल प्रॉब्लम आ जाए, जैसे फ्लड आ जाए, सुनामी आ जाए, या जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाए, फेमाइन आ जाए, तो इन सब की वजह से क्या होगा कि जो पुअर पर्सन है उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और इन सब से बचने के लिए, इन सब प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग ए क्लेमिटी, मतलब जो अगर मान लो बहुत ही लंबे टाइम तक अगर कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो उस टाइम फूड सिक्योरिटी का क्या रोल होगा, कैसे फूड सिक्योरिटी होगी। तो जैसे मान लो फूड ग्रेन जो हम सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि जितनी हमारी कंट्री में लोग हैं उनके लिए, सभी के लिए फूड अवेलेबल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि जैसे मान लो कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लंबे टाइम तक सूखा पड़ जाए। ओके, उसकी वजह से क्या होगा कि जो क्रॉप्स प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा, कम अनाज पैदा होगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो पुअर पर्सन है उनको अनाज नहीं मिल पाएगा, कम अनाज पैदा होगा, तो उसकी वजह से उनके रेट बढ़ जाएंगे मार्केट में। रेट अगर इंक्रीज हो गए, प्राइस अगर इंक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से पुअर पर्सन तो खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो पैसे है ही नहीं। ओके, तो अगर इस टाइप की कोई शॉर्टेज आती है तो उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो उसके लिए हम पहले से ही फूड सिक्योरिटी रखते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमें इन फ्यूचर स्टारवेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। मतलब जो भुखमरी की प्रॉब्लम होती है, भुखमरी की जो सबसे खराब प्रॉब्लम होती है, वो हमें फेस करनी पड़ सकती है कंट्री में। इंडिया की अगर हम बात करके चले, एक एपिडेमिक एपिडेमिक एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं हो पाती, हमें खाना नहीं मिल पाता, पानी नहीं मिल पाता, फूड, शेल्टर, क्लोथ, मतलब जो हमारी बेसिक नीड है अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाती, तो हमारी बॉडी जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। और उसकी वजह से एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उस वीकनेस की वजह से लोगों की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है उस प्रॉब्लम, मतलब अगर उसको हम कनेक्ट कर दे फूड से, तो वो स्टारवेशन में चेंज हो जाएगी, मतलब भूखमरी आ जाएगी। लोगों के पास ना तो फूड खरीदने के पैसे होंगे, और ना ही उनके पास अपने लिए खुद का कोई सिक्योरिटी, पहले से उन्होंने कोई सिक्योरिटी रखी होगी। ठीक है, तो उस टाइम स्टारवेशन की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। इंडिया में जो इस टाइप की प्रॉब्लम लोगों ने फेस की थी, वो थी फेमाइन ऑफ बंगाल, जो कब आया था 1943 में। उस टाइम क्या हुआ था बंगाल में कि सूखा पड़ गया था। ठीक है, सूखा पड़ने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो बिल्कुल ना के बराबर था, बहुत कम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ था, और वो हुआ था 1943 में। इसकी वजह से बंगाल प्रेसिडेंसी के बहुत ज़्यादा पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई थी। और अबाउट कितने थे, 30 लाख पीपल। ओके, 30 लाख लोग जो है वो मर गए थे उस फेमाइन में, उस सूखे में। क्योंकि उस टाइम हमारे ऊपर किसका कंट्रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम अगर इन फ्यूचर आती है तो उसके लिए हम पहले से ही सिक्योरिटी बनाकर रखें, पहले से ही फूड सिक्योरिटी रखें। ओके, इसलिए वो फेमाइन आया, और उस फेमाइन की वजह से 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, और वो भी कहाँ पर, ओनली बंगाल में। उसके बाद फिर जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम आया, इंडिया इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद कभी भी ऐसी सिचुएशन जो बंगाल फेमाइन आया था, वो सिचुएशन कभी भी फेस नहीं करनी पड़ी है। ओके, उसके लिए पहले से ही अरेंजमेंट किए जाते हैं। गवर्नमेंट जो है वो पहले से ही फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टेप लेके रखती है, पहले से ही जो अनाज है, ग्रेन है, उन सबको स्टोर करके रखती है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें लोगों की हेल्प वो कर सके। ओके, लेकिन अब भी इंडिया में कुछ पार्ट, कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अब भी लोगों की डेथ स्टार्वेशन की वजह से, मतलब उनको लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, भुखमरी के कारण उन लोगों की डेथ हो रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमने 3 डायमेंशन जो देखे थे वो सभी कंप्लीट होने चाहिए। अगर वो कंप्लीट है तो फूड सिक्योरिटी मानेंगे, अदरवाइज फूड सिक्योरिटी हम नहीं मानेंगे।
उसके बाद हमारा पास टॉपिक आता है हमारा हु आर फूड इनसिक्योर, मतलब वो पर्सन जो फूड इनसिक्योर होते हैं। अगर इन फ्यूचर प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले इन लोगों को फूड इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले खाने से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इस ग्रुप को, इस सोसाइटी को, इस कम्युनिटी को या इन पर्सन को वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मतलब ये बताना है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो फूड इनसिक्योर है, जिनके पास फूड सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ऑल्दो ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया। ओके, काफ़ी लोग ऐसे हैं इंडिया में जो फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड इनसिक्योरिटी फेस करते हैं, उसके लिए सफ़र कर रहे हैं। इन इंडिया द रोस्ट अफेक्टेड ग्रुप आर लैंडलेस पीपल। जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ग्रुप है वो कौन से है? लैंडलेस पीपल, जिनके पास बिल्कुल भी या तो बिल्कुल ज़मीन नहीं है या बहुत कम ज़मीन है। नो लैंड टू डिपेंड अपॉन, ठीक है, बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है उनके पास। ट्रेडिशनल आर्टिशंस, जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस होते हैं वो भी इस फूड इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि अब एक टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है जिसकी वजह से लोग हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं। जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उनके ऊपर बहुत कम फोकस करते हैं, इसलिए जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है उनके ऊपर इस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। प्रोवाइडर ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, जो ट्रेडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उन लोगों पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। पैटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनके ऊपर भी इस बात का, जो वर्कर्स होते हैं मतलब खुद काम करते हैं और छोटा मोटा कोई काम करते हैं तो उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, एंड डिस्ट्रीट्यूट इंक्लूडिंग बैगर, और जो बैगर होते हैं, जो भिखारी होते हैं, उनको भी हम किस ग्रुप ऑफ सेक्शन में इंक्लूड करते हैं? जो फूड इनसिक्योर होते हैं। इन अर्बन एरिया द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज whose working member are generally employed in ill-paid occupation and casual labor market। ओके, तो मतलब यहाँ पर ये बताया है कि अर्बन एरिया में जो ज़्यादा इनसिक्योर ग्रुप होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, तो वो कौन कौन से हैं? वो पर्सन जो इल पेड, मतलब उनकी कोई भी ऐसी पेमेंट नहीं है, कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, अगर काम होगा तो उनको काम दिया जाएगा, उनको एज ए एम्प्लॉय रखा जाएगा, अदरवाइज उनको हटा दिया जाएगा। ओके, और उनकी पेमेंट भी होती है वो भी बहुत कम होती है, जैसे कैजुअल लेबर मार्केट होती है उसमें भी। ओके, तो ये सब किस में आते हैं? जो अर्बन एरिया में फूड इनसिक्योर ग्रुप होते हैं, मतलब इनको कभी भी किसी भी समय जब भी इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो ये फूड इनसिक्योरिटी फेस करेंगे, इनको खाना नहीं मिल पाएगा क्योंकि इनके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं होगा। यहाँ पर हमें एक स्टोरी दे रखी है, स्टोरी ऑफ रामू की। ओके, तो हम इस स्टोरी को देखते हैं एक बार और फिर उसके बाद देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या दिया हुआ है। रामू वर्क एज ए कैजुअल लेबरर इन एग्रीकल्चर इन रायपुर विलेज। ओके, रामू जो है वो एक कैजुअल लेबरर है और वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में, रायपुर विलेज में। हिज एल्डेस्ट सन सोमू who is 10 year old also work as a pali to look after the cattle of सरपंच ऑफ द विलेज सतपाल सिंह। ओके, तो मतलब यहाँ पर ये बता रखी कि उसका सबसे बड़ा जो बेटा है सोमू वो 10 साल का है और वो भी काम करता है सरपंच के यहाँ पर जो कैटल्स है उनके लिए, उनको ही देखभाल करने के लिए। सोमू इज एम्प्लॉयड फॉर द होल ईयर। सोनू जो है उसको हमेशा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो पूरे साल काम करता है बाय द सरपंच, और जो सरपंच होता है उसको पूरे साल वो एम्प्लॉयड रखता है, मतलब उस पूरे साल उसको काम देता है। एंड इज पेड ए सम ऑफ ₹1000 फॉर दिस वर्क, और इसके लिए उसे कितने पैसे रुपए मिलते हैं? 1000 रुपये मिलते हैं। रामू हैज़ 3 more सन, रामू के 3 और बेटे हैं। एंड 2 daughters, और 2 बेटियां हैं। बट दे आर टू यंग टू वर्क ऑन द फील्ड, ठीक है, लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं कि वो खेत में जाकर काम कर सके। हिज वाइफ सुनहरी इज ऑल्सो पार्ट टाइम वर्किंग एज हाउस क्लीनर फॉर द लाइव स्टॉक रिमूविंग एंड मैनेजिंग काउ डंग। मतलब जो सुनहरी है, उसकी वाइफ का नाम है सुनहरी, वो एक पार्ट टाइम हाउस वर्कर है, मतलब जो दूसरों के घर जाकर वहाँ पर वहाँ की साफ़ सफाई करना, वहाँ पर जो
गार्बेज होता है, काउ डंग है, उसको मैनेज करना, उसको हटाना, ठीक है। तो ये सब काम मतलब एक घर का जो काम करना होता है, हम कई बार देख लेते हैं ना कि हम किसी दूसरे पर्सन को, किसी और को अपने घर पर काम करने के लिए रख लेते हैं। तो सुनहरी जो है वो पार्ट टाइम ये काम करती है कि वो दूसरों के घर में जाकर वहाँ पर काम करती है। सी गेट हाफ लीटर मिल्क एंड सम कुक फूड अलोंग विथ वेजिटेबल फॉर हर डेली वर्क। और जो भी काम वो दूसरों के घर जाकर करती है उसकी वजह से उसे आधा लीटर दूध और कुछ पका हुआ खाना मिल जाता है, वेजिटेबल्स भी मिल जाती है। बिसाइड सी ऑल्सो वर्क इन द फील्ड अलोंग विद हर हस्बैंड इन द बीजी सेशन एंड सप्लीमेंट हिज अर्निंग। ओके। तो जो उसकी वाइफ है सुनहरी, वो क्या करती है कि पहले तो वो जो दूसरों के घरों में जाकर काम करती है और उसके बाद फिर क्या करती है, थोड़े टाइम के लिए वो अपने हस्बैंड की हेल्प भी करती है खेत का काम करने के लिए। ओके। जब भी बिजी सीजन आता है, मतलब जब खेतों का काम आता है, खेतों में ज़्यादा काम होता है, तब वो खेतों का काम करती है ताकि थोड़ी सी इनकम उनकी बढ़ सके। एग्रीकल्चर बीइंग ए सीजनल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर हमें पता है सबको कि एक सीजनल एक्टिविटी है, सीजन में ही एक पर्टिकुलर सीजन होता है जब एग्रीकल्चर में हमें इनकम होती है। एम्प्लॉय रामू ओनली ड्यूरिंग टाइम टू सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। रामू को ओनली कब काम करना पड़ता है, कब काम करता है, जब वो सीड्स उगाता है, ट्रांसप्लांटिंग करता है या हार्वेस्टिंग के टाइम पर उसके पास काम होता है, बाकी टाइम वो फ्री होता है। He remained unemployed for about 4 months during the period of plant consolidation and maturing in a year. ओके। और 4 महीने पूरे साल के वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड होता है क्योंकि उस टाइम उसके पास एग्रीकल्चर में, खेतों में कोई काम नहीं होता। ही लुक फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटी, फिर उस टाइम जो 4 मंथ वो बिल्कुल फ्री रहता है, उस टाइम वो कोई और एक्टिविटी देखता है कि जिससे वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। समटाइम ही गेट एम्प्लॉयमेंट इन ब्रिक लेइंग और इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। कई बार तो उसे जो ईंट बनाने वाले भट्टे होते हैं वहाँ पर काम मिल जाता है, और कई बार जो गांव में ही कंस्ट्रक्शन का कोई काम चला हुआ है तो वो वहाँ पर भी काम उसको मिल जाता है। बाय ऑल हिज एफर्ट रामो इज एबल टू अर्न इनफ दियर एंड either in cash kind for him to buy essential for 2 square meal for his family. ओके। मतलब इतने सब एफर्ट करने के बाद रामू जो है वो अपना 2 टाइम अपना और प्लस में अपनी फैमिली का पूरा खर्च, पूरा जो असेंशियल पार्ट होता है, 2 वक्त का खाना जो होता है अपनी फैमिली के लिए, वो अरेंज कर लेता है। ओके। उसके बाद हमारे पास आता है हाउएवर ड्यूरिंग द डेज व्हेन ही इज अनेबल टू गेट सम वर्क, जब उसे कोई काम नहीं मिल पाता, ही एंड हिज फैमिली रियली फेस डिफिकल्टीज एंड समटाइम हिज स्मॉल किड हैव टू स्लीप विदाउट फूड। लेकिन जब उसके पास कोई काम नहीं होता तो उसे और उसकी फैमिली को काफ़ी डिफिकल्टी होती है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो उसके छोटे बच्चे हैं वो बिना खाना खाए ही सो जाते क्योंकि उनके पास इतना पैसे ही नहीं है कि वो फूड खरीद सके। मिल्क एंड वेजिटेबल आर नॉट ए रेगुलर पार्ट ऑफ मील इन हिज फैमिली। दूध और जो वेजिटेबल होती है वो हमेशा उनकी मील का, उनके खाने का पार्ट नहीं होता है उनकी फैमिली में, उन्हें कभी कभी मिलता है। रामू इज फूड इनसिक्योर ड्यूरिंग 4 मंथ वैन ही रिमेन अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क। रामू जो 4 महीने बिल्कुल अनएम्प्लॉयड रहता था, उस टाइम उसके पास बिल्कुल भी काम नहीं होता था, तो उन 4 महीने वो फूड इनसिक्योर रहता था, मतलब उन 4 महीने में उसे बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता था क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो एक सीजनल वर्क है और हो सकता है कि उन 4 महीने में उसे कहीं और पर काम मिले मिले या ना भी मिले। ओके। तो वो 4 मंथ जो होते थे वो उसके लिए फूड इनसिक्योर वाले होते थे, उसको बिल्कुल नहीं पता होता था कि खाना कहाँ से आएगा, कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। Engaged in seasonal activity and are paid very low wages that just to secure। तो यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि जो रामू है उसकी फैमिली के बारे में, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं, और इतना ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी कभी कभी तो उन्हें फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनके पास खाना नहीं होता। वो कई बार तो ऐसा होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं, जो उनके छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, वो कई बार बिना खाना खाए ही सो भी जाते हैं। ओके। तो इतने एफर्ट करने के बाद अगर उनको फूड से रिलेटेड इतने ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, तो उस बारे में हम देख रहे हैं इस टॉपिक में कि गवर्नमेंट यहाँ पर क्या स्टेप ले सकती है।
एक स्टोरी हमें और दे रखी है, स्टोरी ऑफ अहमद। ठीक है, अभी हमने देखा था स्टोरी ऑफ रामू, और उसके बाद अभी हम देखते हैं स्टोरी ऑफ अहमद। रामू जो था वो एक विलेज एरिया से था, एक रूरल एरिया से था। अभी अहमद के बारे में हम देखेंगे, वो एक अर्बन एरिया से हैं। तो अहमद के बारे में देखते हैं। अहमद इज ए रिक्शा पुलर इन बेंगलोर। अहमद क्या करता है, बेंगलुरु में रिक्शा चलाता है। ही हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम झुमरी तलाही अलोंग विद हिज 3 ब्रदर 2 सिस्टर एंड ओल्ड पेरेंट। और उसकी फैमिली में कौन कौन है, 3 उसके भाई, 2 बहनें और उसके बूढ़े माता पिता। ही स्टे इन ए झुग्गी। ठीक है, वो एक झुग्गी में रहते हैं। द सर्वाइवल ऑफ ऑल मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंड ऑन हिज डेली अर्निंग फ्रॉम पुलिंग रिक्शा। और उनकी पूरी फैमिली जो है, उनकी जितने भी मेंबर है फैमिली में, वो सभी किस पर डिपेंड है, कि जो अहमद की डेली की अर्निंग होगी रिक्शा पुलिंग रिक्शा से, रिक्शा चलाने से उसको डेली को जो इनकम मिलेगी, वही उसकी फैमिली पूरी उसी पर डिपेंड है। हाउएवर ही डज नॉट हैव ए सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड हिज अर्निंग फ्लक्चुएट एवरी डे। ठीक है, तो उसके पास कोई सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक परमानेंट जॉब नहीं है, और जो उसकी अर्निंग होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी कभी उसे ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं और कभी उसे कम भी इनकम होती है। During some day he get enough earning for him to save some amount after buying all हिज डे टू डे नेसेसिटी। ओके, अब क्या हो रहा है कि कुछ टाइम से उसके पास अर्निंग जो हो रही है वो काफ़ी मतलब सही है। उसके उसमें से वो पहले तो जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनके लिए पे करता है, वो बाय करता है, और उसके बाद उसमें से कुछ अमाउंट बचा कर भी रखता है। इन अदर डे ही बेयरली अर्न इनफ टू बाय हिज डेली नेसेसिटी। और कभी कभी तो ऐसे दिन भी आते हैं तो कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी डेली जो नेसेसिटी होती है, मतलब डेली के जो खर्चे होते हैं, उसको ही कंप्लीट कर सके। हाउएवर फॉर्चुनेटली अहमद हैज ए येलो कार्ड। लेकिन अहमद लक के अकॉर्डिंग अहमद के पास एक येलो कार्ड है, विच इज पीडीएस कार्ड फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। वो एक पीडीएस कार्ड है। ठीक है, और पीडीएस कार्ड किसको मिलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब वो पर्सन जो बिलो पॉवर्टी लाइन में बिलोंग करते हैं उनको ये कार्ड मिलते हैं। विच दिस कार्ड अहमद गेट सफिशियंट क्वालिटी ऑफ व्हीट, राइस, शुगर एंड किरोसिन ऑयल फॉर हिज डेली यूजेस। ओके, तो उस कार्ड की वजह से, उस येलो कार्ड की वजह से अहमद को काफ़ी अच्छा गेहूं, चावल, चीनी और किरोसिन ऑयल मिल जाता है, जिसको वो डेली यूज कर सके, और वो भी कम रेट पर। ही गेट दीज असेंशियल एट हाफ ऑफ द मार्केट प्राइस। ओके, जो ये जितना भी सामान होगा वो उसे हाफ रेट पर मिलेगा, मार्केट में जो प्राइस होगा उससे हाफ रेट पर। ही परचेज हिज मंथली स्टॉक ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर डे। अपना पूरा मंथ का जो स्टॉक होता है वो एक ही दिन खरीद लेता है। वैन द राशन शॉप इज ओपन फॉर बिलो पुअर्टी पीपल। जब राशन शॉप ओपन होती है बिलो पुअर्टी पर्सन के लिए, बीपीएल लोगों के लिए, तब वो पूरे महीने का सामान एक साथ ही खरीद लेता है। इन दिस वे अहमद इज एबल टू eke out his survival without less than sufficient earning for his big family वेयर ही इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर। और इस तरह अहमद जो है वो, गवर्नमेंट ने जो उसको एक सिक्योरिटी दी है, एक सर्विस दी है कि येलो कार्ड वो यूज़ कर सकता है, जिसकी वजह से उसको मार्केट प्राइस से हाफ प्राइस पर सभी असेंशियल चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसकी वजह से वो अपनी पूरी फैमिली को अच्छे से चला रहा है। इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद भी वो अपनी डेली अर्निंग से उसको अच्छे से चला रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेप ले रखा है कि उसे सब कुछ जो असेंशियल चीज़ें होती हैं वो हाफ रेट पर प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 स्टोरी देखी, एक स्टोरी हमने देखी रामू की और एक स्टोरी हमने देखी अहमद की। तो रामू जो है उसके पास वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, उसके पास मतलब ज़मीन दूसरों के खेतों में जाकर काम करता है।